हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए हमने फिज़िक्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर MCQs को डिस्कस किया था। ये उसका पार्ट 3 है। आज हम बचे हुए रिमेनिंग MCQ को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is, which of the following external agencies can exert a force on a body even from a distance? ठीक है, इनमें से कौन सी जो फोर्स है जो डिस्टेंस से भी लग जाती है? ठीक है, तो फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, हैंड्स, विंड्स एंड स्ट्रीम। तो वी नो दैट कि जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो डिस्टेंस से भी एक्ट करती है। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट। सेकेंड स्टेटमेंट, द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी however the sum of total is 0। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हाउएवर जो उसका टोटल सम होता है वो क्या होता है? 0। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी करेक्ट है। ओके, आई होप कि आपने इससे प्रीवियस जो सीरीज़ है रिवीजन वो आप इंजॉय कर रहे होंगे, उसे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आपने और अपना स्कोर भी लिखा होगा। इसी तरह आपको इस वाले सेशन का भी स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, a body at rest continue to remain at rest and a body in motion continue to move with a uniform velocity, this property of a body is called। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया, एक्सेलरेशन, मोबिलिटी या रेजिस्टेंस? आई होप कि आपने अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। लेट्स चेक योर आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, इनर्शिया। इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है DT+B में, मोमेंटम का जस्ट फॉर्मूला बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हेन लाइट मीट्स एट अ सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया डैश चूज द करेक्ट कोड। आपको बताना है इसमें से करेक्ट कोड क्या होगा? रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है अगर दो सरफेस जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो उस टाइम क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रिफ्रैक्शन भी होता है, तो दोनों ही फिनोमिना होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज रियल ऑब्जेक्ट। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रे डाइवर्स, या फिर द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज वुड मीट इफ देयर वर नो मिरर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओनली ऑप्शन नंबर 1 विल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज। आपको बताना है कि एयर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट क्या है? 1, 0, वेरी क्लोज टू 1 या 2। तो वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है? वेरी क्लोज टू 1, नियरली 1 होता है। ओके, नॉट एग्जैक्टली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेटरल मैग्निफिकेशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR पे बेस होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, तो ये ट्रू है। आपकी जो स्टेटमेंट 2 है, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है। स्टेटमेंट 3 अगेन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट और जो सेकेंड वाली है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हियर द साउंड ऑफ अप टू फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि जो आपकी सोनिक फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो सबको ही पता है कि वो कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज,
द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड। ठीक है, आपको बताना है कि वो फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल रेंज से ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं या हाइपरसोनिक बोलते हैं। सो वी नो दैट कि जो ह्यूमन ऑडिबल से हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स कौन सी है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव कौन सी होती है आपकी, साउंड वेव इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, साउंड वेव्स कौन सी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना ऑफ एन आई इज फिल्ड विद। जो आपका लेंस है, ठीक है, और इधर जो रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना होता है, इसके बीच में जो स्पेस फिल्ड होता है, एक फ्लूइड फिल होता है उसमें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर, सिलेरी मसल या सस्पेंसरी लिगामेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड को फ्लूइड्स बोलते हैं, गैस को बोलते हैं या दोनों को बोलते हैं। ठीक है, ये सारे ही DSSB TGT नेचुरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो फंडा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखना है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2। लिक्विड और गैस दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज पास्कल्स लॉ इज कंसर्न विद। जो पास्कल्स लॉ है वो किससे रिलेटेड है, फोर्सेज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टेंशन इन स्ट्रिंग्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ गैसेस या प्रेशर इन लिक्विड्स। ओके, सो अगर आपने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेशर इन अ लिक्विड। जो पास्कल्स लॉ है वो आपका प्रेशर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल। Archimedes principle is an independent principle. Archimedes principle can be deduced from Newton's law of motion। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो कोई एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 and 3 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज टॉरिसिली इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ठीक है, थर्मोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या स्प्रिंग बैलेंस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैरोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ एन आयरन कोर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल और ऑफ अ वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है कॉइल ऑफ वायर में, उसका रीजन क्या है। द आयरन एटम्स लाइंस अप एड अप टू मैग्नेटिक फील्ड या आयरन इज अमंग अदर थिंग्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ओके, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ आईबॉल ऑफ अ ह्यूमन। ह्यूमन आईबॉल का एवरेज डायमीटर कितना होता है। ठीक है, तो एवरेज ह्यूमन आई का जो डायमीटर है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया कैन बी कॉज ड्यू टू। मायोपिया किस वजह से होता है। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस या इलोंगेशन ऑफ द आई बोल। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको ये डिसीज वाला चैप्टर पढ़ना है, लाइट चैप्टर है। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आप NCERT में ही की लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि जो मायोपिया है वो इन दोनों ही वजह से होता है। ठीक है, इसका जो कॉज है वो दोनों ही है, इधर 1 और 2। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा तो मायोपिया हो जाएगा। कर्वेचर ऑफ आई, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बोल दोनों। ठीक है, आई होप कि आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा और सारे ही क्वेश्चन आपके करेक्ट हो, ऐसी मेरी विशेज़ है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर ज़रूर लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।